कुछ राजनीतिक प्रश्न हैं, चूंकि आप भाजपा के नेता हैं, राजनीतिक दल से हैं, तो कुछ प्रश्न हैं जी। एक तो आप सेवा के इतने बड़े प्लेटफॉर्म को छोड़कर राजनीति में क्यों आए? ये पहला प्रश्न जी। देखिए, प्रशासन एक बड़ा पैशन रहा है मेरे लिए, और मैं बचपन से आईएएस बनने के सपने को जिया। अपने घर की परिस्थितियों के साथ मेरे पिताजी का निधन हो गया, सास पेंशन के लिए माफी की को किराएगर गया था, पेंशन का उनका प्रकरण नहीं बन रहा था, बीओ ऑफ इंडिया पे जाते परेशान हो गए इस टाइम पे। फिर भी कलेक्टेड गए, तुरंत वहाँ डीओ को डाटा और हमारा केस बन गया। तो मुझे लगता था कि ये बड़ा टॉप चीज़ होता है, बनना चाहिए। और मैं उस जुनून को, उस ड्रीम को जीता रहा, और उसको चेस करते करते मैं बना भी, बहुत युवावस्था में बना, और छत्तीसगढ़ से हमारे राज्य बनने के बाद पहली बार मैं सेलेक्ट हुआ था। तो ऐसे सिनारियों में एक मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ था, और मैं अपने होम कैडर भी मेरे को मिला। 13 साल तक मैं सर्विस भी यहाँ पे किया, और अलग अलग पदों पे काम भी किया। और जो 13 साल में मैं जो कुछ भी कर पाया, चाहे दंतेवाड़ा में हो या रायपुर में नालंदा परिषद जैसे प्रोजेक्ट हों, दंतेवाड़ा में एजुकेशन सिटी, छूलो आसमान, नन्हे परिंदे, मैं उस कॉलेज पोता तेरी जैसे प्रोजेक्ट हों, या जांजगीर चांपा में करियर काउंसलिंग, सेना भर्ती, जीरो शॉर्टेज पे धान खरीदी, नकल बंद कराना, शिक्षा कर्मियों की उस समय ईमानदार भर्ती, इस तरह के मेरे बहुत सारे काम हैं जो मुझे इंटरनल सेटिस्फेक्शन देते हैं कि 13 साल में अपने छत्तीसगढ़ के लोगों के जो कुछ कर पाया, वेरी मच सेटिस्फाइड। बट इस जर्नी में मैंने ये रियलाइज किया कि हम भारत के लोकतंत्र में राजनीति को अच्छा बोलें, बुरा बोलें, लाइक करें, डिसलाइक करें, लव करें या हेट करें, बस इंडियन डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। ये मैं दिल पे रियलाइज करता हूँ। वह चैलेंजिंग है, बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बट एट द सेम टाइम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन लोगों का राजनीति में आना बेहद जरूरी मैं मानता हूँ, और इस चुनौती को मैंने जीवन में स्वीकार किया है। मैं कितना कुछ कर पाता हूँ उस समय की हाथ में है, लेकिन मैं इस चैलेंज को मैंने लाइफ में एक्सेप्ट किया है, और मैं इसको हैप्पीली जी रहा हूँ खुशी से। वो मुख्यमंत्री पद की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, कोई व्यक्ति राजनीति में आता है, मैं राजनीति में आया हूँ, और एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बना हूँ, तो पार्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है, और उसमें हर व्यक्ति एक सिपाही के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। इसको किसकी कहाँ उपयोगिता है, इसको पैसे कहाँ पे उपयोग करना है, ये पार्टी तय करती है। पार्टी जहाँ जो भूमिका तय करती जाती है, हम वैसी काम करते जाते हैं, हर कार्यकर्ता वैसी काम। तो इसमें क्या बनना है, क्या करना है, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि पार्टी उसकी विचारधारा के साथ आप देश के लिए, समाज के लिए काम करते हैं। ये सर, अगला चुनाव से थोड़ा सा हटके, अगला चुनाव किस विधानसभा से आप लड़ेंगे? देखिए, मैंने यही बात फिर से कहना चाहूँगा कि पार्टी की को ये तय करना होता है कि किस व्यक्ति की कहाँ उपयोगिता है, और उस हिसाब पार्टी जो तय करेगी उसी हिसाब से। अगला प्रश्न है आदरणीय, और लोक विधाओं के संरक्षण के लिए राजनीतिक स्तर पर किस तरह कार्य होना चाहिए, और आज किस तरह कार्य हो रहा है, क्योंकि लोक कलाएं किसी समाज की पहचान होती है। किसी भी समाज की पहचान यदि करनी है तो लोक कलाएं पहचान देती हैं। किसी भी समाज को, किसी भी क्षेत्र को, उसकी सांस्कृतिक विशिष्टता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उस यूनिकनेस को, उस कल्चरल यूनिकनेस को, उस सांस्कृतिक वैशिष्ट को बनाकर रखना, उसको हमेशा प्रोत्साहित करना अनिवार्य होता है। हम विदेश के कई जगहों में जाते हैं तो उनके जगह के जो छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं उनको इतने बड़े तरीके से वो कैश कराते हैं, उसको सामने रखते हैं, और हम जाकर उसी का हिस्सा बन के बहुत खुश होते हैं। अभी मैं कोरोना के पहले ऑस्ट्रेलिया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया में एक केन सिटी है, वहाँ पर गया था। वहाँ पे एक छोटी, वहाँ से 100 किलोमीटर करीब दूर जाकर मैं जगह पे गया, तो वहाँ पे उनका जो कल्चर है कि कैसे वो शिकार करने के लिए एक छोटा सा, एक टेढ़ा सा एक औजार, मतलब लकड़ी का एक नॉर्मल सा औजार होता है, उसको फेंकते थे, मतलब शिकार करने के लिए पेड़ में बैठे चिड़िया वगैरह को। तो वो मतलब हवा के धार के साथ वो जाता है, घूमते 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 घूमते, और उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि वो मारेगा, मान लो मारेगा या नहीं मारेगा, मिस वजह से वो घूमते 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 आपके पास आ जाएगा। अब राइट एंगल पे आप उसको पुश करेंगे तो वापस आपके पास आ जाएगा। तो उसी को लोग एक मॉडल बना करके कर रहे थे, और दुनिया भर से देश जाके वो चला रहे हैं, उसको खुश हो रहे हैं।
तो इस तरह से हमारे भारत में, भारत विविधताओं का देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे कल्चर का यूनिकनेस रहा है। तो उसी चीज़ को हमको समझना चाहिए, चाहे बस्तर की कलाएं हैं, संस्कृति हैं, रायगढ़ में एक ताल का में जो कुछ हमारी कलाएं हैं, ये सब को प्रमोट करना चाहिए। और प्रमोट करने के साथ साथ इनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना चाहिए, नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देते रहना चाहिए। उससे लगातार हमारी लोक संगीत को बढ़ावा मिल सके। इस दिशा में हम तो लगातार काम करते रहेंगे, फिर अभी भी काम नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि हम अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो जिस तरह का फोकस होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। आने वाले समय में इनको और बड़े स्तर पे बढ़ावा देने की। मैं एक छोटा सा और प्रश्न करूंगा आनंद। मैंने एक पुस्तक आपको भेंट की है जी भारतीय संचार यात्रा। जी ये मेरी लिखी हुई पुस्तक है। जी जी इसमें मैंने सही कहा। मैंने इतिहास मतलब छत्तीसगढ़ के सभी लोक संचार के सभी माध्यमों को, क्योंकि लोक कलाओं से ही लोक संचार होता है। जी पहले क्या है, हम लोग अंतर्वैयक्तिक संचार कर रहे हैं, मैं और आप बातचीत कर रहे हैं जी तो अंतर्वैयक्तिक संचार। जी लोक कलाओं को जो समूह में जो लोक कलाओं के माध्यम से जो संचार किया जाता है, जो मैसेज छोड़ा जाता है, तो उस मैसेज को देने के लिए लोक माध्यम अपनाए जाते हैं। जी तो उसके विषय में मैंने विशेष रूप से लिखा है। जी तो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में आपने बहुत काम किया है जी क्योंकि IAS रहे हैं। तो उस क्षेत्र में जो लोक कलाएं, क्या आज उनको संरक्षण की जरूरत है, संरक्षित करने की जरूरत है लोक कलाओं को? निश्चित रूप से उनको कल्चरल जो उनका यूनिकनेस है उसको भी हमको उसको संरक्षित भी रखना है और उसको प्रमोट भी करना है। और इसके लिए अलग से यूनिवर्सिटी होना चाहिए और उसकी डीप स्टडी होनी चाहिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और उसको ग्लोबली हम तो प्रमोट भी करना चीज को। और जैसे वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ना हो इस पर बहुत डिबेट होती है, और माइनिंग हो ना हो उस पर बहुत डिबेट होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उस पर हो ना हो ये बात का प्रश्न है, इस गति से हो एक अलग प्रश्न है। और वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स को हम पहले डेवलप करें उसके बाद ये सब करें, ये एक अलग एंगल है। अलग अलग एंगल जो भी हैं, बट मूल रूप से वहाँ टूरिज्म की बहुत अपार संभावना है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो इसलिए वहाँ के कल्चरल हेरिटेज को, वहाँ के कल्चरल एस्पेक्ट को एक प्रमोशन देते हुए टूरिज्म को हम डेवलप करेंगे तो वहाँ पे बहुत बड़े रोजगार के अवसर पैदा होंगे और उस क्षेत्र का कि कल्चरल यूनिकनेस को भी हम बचा पाएंगे। उनको रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज हम डेवलप करके उस डायरेक्शन में भी काम कर पाएंगे और एट द सेम टाइम हम वहाँ के जो आर्थिक विकास है उसको भी सुनिश्चित कर पाएंगे टूरिज्म के माध्यम से। तो इस दिशा में हमको एक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, एक कंबाइंड होलिस्टिक पॉलिसी बनाना। धन्यवाद